हेलो साथियों, मैं डॉक्टर सुंदर सिंह यादव। अपन जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पर जो चर्चा कर रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं और जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 में कुछ ज़रूरी परिभाषाएं दी हैं, कुछ ज़रूरी परिभाषाएं बताई हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जिनमें जैसे अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताई है। दूसरा है अटेस्टेशन अनुप्रमाणन की डेफिनेशन बताई है। इसी तरीके से तीसरा है सूचना नोटिस, इसकी डेफिनेशन बताई है। और नेक्स्ट है एक्शनेबल क्लेम्स यानी अनुयोज्य दावे, अनुयोज्य दावे। ये 4 इम्पोर्टेंट, इनमें से अपन ले रहे हैं, ये 4 इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं अनुयोज्य दावे। अब इनमें सबसे पहले और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को समझने पढ़ने और सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो है अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। क्योंकि अपन ने पहले चर्चा की थी कि इसके मैक्सिमम जो प्रोविजंस हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पर लागू होते हैं, कुछ दोनों पर भी लागू होते हैं, चल और अचल दोनों संपत्तियों पर, लेकिन मैक्सिमम जो है वो अचल संपत्ति पर लागू होते हैं। तो सबसे पहले इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कि अचल संपत्ति क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहेंगे। उसके लिए जब सेक्शन 3 में हम देखते हैं, धारा 3 में जब देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो बहुत छोटी सी आधी लाइन की नेगेटिव डेफिनेशन इसमें दी हुई है। क्या दी हुई है? उगती फसलें, सॉरी, स्टैंडिंग टिम्बर्स, खड़ा कास्ट, खड़ा कास्ट, स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, उगती फसलें, और ग्रास यानी घास आर नॉट इंक्लूड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घास अचल संपत्ति में सम्मिलित नहीं है, अचल संपत्ति में सम्मिलित नहीं है। अगर इस आधी लाइन की नेगेटिव डेफिनेशन को आप देखेंगे तो इससे ऐसा लगता है कि इन 3 के अलावा यानी स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास के अलावा जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जबकि ऐसा नहीं है। ये अपन सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसमें अचल संपत्ति की डेफिनेशन, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, या अचल संपत्ति में क्या क्या इंक्लूड है, इसके लिए ही हमको दूसरे जो है एक्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। जर्नल वे में अगर अपन देखें, जर्नल वे में अपन देखें तो एक बहुत सिंपल सी जो डेफिनेशन अपन ले सकते हैं इस बारे में, वो है कि जो वस्तु गतिमान है यानी मूवेबल है, चल सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, और यदि उस ले जाने में या एक स्थान से उसका स्थान परिवर्तन करने में उसकी वैल्यू, उसके मूल्य में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, उसके मूल्य में कोई ह्रास नहीं होता है, और उसकी शेप में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब उसकी जो बनावट है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो हम उसे चल संपत्ति कहेंगे। और अगर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन होता है, मूल्य कम होता है, या उसकी शेप में इस तरह की कोई चेंज आ जाती है कि उसके पूर्व जो है शेप में नहीं लाया जा सकता, जो पहले उसकी शेप थी, उसका आकार था, उसमें नहीं लाया जा सकता, तो उसे हम अचल संपत्ति कहेंगे। इसके बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं जो आपको इसमें हेल्प करते हैं। अब जब आपको अचल संपत्ति की
इम्यूएबल प्रॉपर्टी के एक्चुअल डेफिनेशन, क्योंकि आपको एग्जाम में भी लिखनी है, समझने की दृष्टि से भी ज़रूरी होती है, तो उस हिसाब से हमको सबसे पहले जो आपका साधारण खंड अधिनियम है, मतलब साधारण खंड अधिनियम 1897, जर्नल क्लॉजेज एक्ट 1897, उसकी धारा जो है वो धारा 3 की उपधारा 26, सेक्शन 3 सबसेक्शन 26, इसमें भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की डेफिनेशन दी हुई है। उसको सबसे पहले समझने के लिए आपको क्या क्या इसमें सम्मिलित है उसके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले उसने कहा भूमि यानी लैंड, दूसरा है भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, जो लैंड है उससे आपको कोई जो है वो बेनिफिट होता है, वो भी इम्यूएबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। उसके अलावा भूमि से संलग्न वस्तुएं, थिंग्स अटैच टू अर्थ, भूमि से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे आपका दीवार है, जैसे आपकी और कोई चीज़ ऐसी है जो परमानेंटली जो लैंड से जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ थिंग्स अटैच टू परमानेंटली टू अर्थ, भूमि से जो संलग्न वस्तुएं हैं उनसे जो परमानेंटली मतलब स्थायी रूप से, उन वस्तुओं से स्थायी रूप से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे दीवार के साथ आपका खिड़की, आपका दरवाज़ा, ये उनसे परमानेंटली जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, तो ये भी जो है इम्यूएबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी या इम्यूएबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में सम्मिलित होगी। लेकिन फिर वही समस्या आ जाती है कि ये भी अपने आप में कोई जो है संपूर्ण डेफिनेशन नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हमको दिखाई देती हैं, और इसलिए हमको एक और एक्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 2 सब क्लॉज 6, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 6, ये जो है अचल संपत्ति की डेफिनेशन देता है। उस डेफिनेशन की तरफ हमको रुख करना पड़ेगा, और उस डेफिनेशन के बाद आप ये कह सकते हैं कि अचल संपत्ति क्या होती है। रजिस्ट्रेशन एक्ट ने क्या क्या सम्मिलित किया, देखो देखते हैं कि इम्यूएबल प्रॉपर्टी में क्या क्या सम्मिलित है। सबसे पहले वही भूमि, लैंड, भवन, बिल्डिंग, वंशानुगत भत्ते यानी हेरिडेटरी जो अलाउंसेस होते हैं जो वंशानुगत चलते हैं वो, मार्ग अधिकार, आपको राइट टू वे, मार्ग अधिकार, राइट टू वे, राइट टू लाइट, प्रकाश, नेचुरल लाइट, प्रकाश का अधिकार, प्रकाश का अधिकार। उसके अलावा आपका राइट टू फिशरीज, राइट टू फिशरीज। फिर आता है भूमि से उत्पन्न लाभ, बेनिफिट अराइजिंग ऑफ लैंड। फिर भूमि से संलग्न वस्तुएं, और उन वस्तुओं से स्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुएं जो है वो अचल संपत्ति में सम्मिलित हैं। लेकिन अब आपको ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में आना पड़ेगा। लेकिन इस डेफिनेशन में या यूँ कहें कि अचल संपत्ति में स्टैंडिंग टिम्बर यानी खड़ी कास्ट, ग्रोइंग क्रॉप्स, उगती फसलें एवं घास सम्मिलित नहीं है। जब ये सब चीज़ें आप एक साथ लेते हो तब आप कह सकते हो कि ये डेफिनेशन
जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की एक जो है सफिशिएंट डेफिनेशन है। अब आप इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और क्योंकि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अलावा जो कोर्ट्स के डिसीजंस हैं उनके द्वारा भी कुछ चीज़ें, जैसे जर्नली हम जब आप आईपीसी पढ़ते हैं तो वहाँ पर कोई भी वस्तु की जो चोरी है वो सिर्फ उस वस्तु की हो सकती है जो चल संपत्ति है। अब एक इसका उदाहरण लें कि आप जैसे किसी वस्तु की एक ग्रीन ट्री, हरा वृक्ष है, उसकी चोरी नहीं हो सकती क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी माना उसमें आईपीसी में। लेकिन टीपी एक्ट तो साइलेंट है इस बारे में, लेकिन कोर्ट्स के जो जजमेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि उस ट्री को लगाने वाले का पर्पस क्या है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कुछ ट्रीज जो है उनका पर्पस ही ये होता है कि ये या तो इमारती लकड़ी के रूप में काम में लिया जाएगा इसकी लकड़ी, या मतलब स्टैंडिंग टिम्बर हो गया वो, या फिर उसका ईंधन के रूप में, जलाने के रूप में उसको काम में लिया जाएगा। यदि उस जैसे शीशम है, जैसे बबूल है, ये इस तरह के नेचर के हैं कि इनको स्टैंडिंग टिम्बर में काउंट होता है और ये इसलिए ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के तहत डिफरेंट कोर्ट्स ने इन्हें स्टैंडिंग टिम्बर माना है और इन्हें चल संपत्ति माना है। लेकिन कुछ इस तरह के होते हैं कि जिनको लगाने का पर्पस जो है वो उनसे फ्रूट्स लेना, यानी बेनिफिट अराइजिंग ऑफ लैंड, मतलब जो पेड़ लगा हुआ है भूमि में उससे आपको जो है लेकर के आपको फ्रूट से बेचने हैं और उससे इनकम करनी है, तो फिर इसका मतलब उसका पर्पस ये है कि फ्रूट्स, तो फिर वो पेड़ जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा, वो स्टैंडिंग टिम्बर में काउंट नहीं होगा। इस संदर्भ में अपन आगे और नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टीपी एक्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आवश्यकता है। अभी इसको इतना ही रखते हैं, आगे इस पर और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वेरी मच।